सामाजिक संगठन की तरफ से कार्यक्रम आवाज सुनो पहाड़ों की कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी बोले, कार्यक्रम के माध्यम से उभरते कलाकारों को मिलेगी पहचान। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे रामनगर। पूर्व सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं के जनता के बीच पहुंचाने की कही है बात। केदारनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी होने से तापमान में आई गिरावट। अंकिता हत्याकांड के बाद जागी उत्तराखंड पुलिस। प्रदेश में कई होटल और रिजॉर्ट का किया गया सत्यापन। डीजीपी अशोक कुमार ने सत्यापन के दिए निर्देश। और धर्मनगरी हरिद्वार में डेंगू और मलेरिया का बढ़ रहा है प्रकोप। डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की दी है सलाह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। चंदौली से इन जनपदों से जब कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट होने लग जाए तो यह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाता तो है ही, साथ साथ उसके मन में एक विश्वास भी जागृत करता है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और हम लोग खास तौर पर इस बात को लेकर के हमेशा, क्योंकि जब भी हम अपने किसानों को इस बारे में कहते थे कि आप अपने उत्पाद को यहां से अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्रोडक्ट दीजिए, उसको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो पिटता था वहां पर जब उसकी कॉस्ट ज्यादा आती थी तो हमसे मांग होती थी एक्सपोर्ट सब्सिडी हमें दीजिए, या तो हम एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर के पोर्ट तक पहुंचाने का उसका खर्चा स्वयं सरकार वहन करे, और अन्यथा हम कोई ऐसी फैसिलिटी उसको दें जिससे वह उस कंपटीशन में कहीं ठहर सके जो किसी इंटरनेशनल मार्केट में वह अपने आप को स्थापित कर सके। इसमें वो पिछड़ता था। लेकिन हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया के बीच में उन्होंने प्रारंभ किया है, और आज उसकी यहां वाराणसी में हम लोगों ने 15 जेटी जो यहां से यात्रियों को ले जाने और उस परिवहन की सुविधा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, कुछ का लोकार्पण किया है, कुछ का हम लोगों ने शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया है। कोरोना कालखंड में हम लोग उत्तर प्रदेश से, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गतिविधियां एक प्रकार से बाधित हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर का एकमात्र सेक्टर ऐसा था जिसमें ग्रोथ आया था, और उस समय हम लोगों ने यहां से बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट्स यहां से एक्सपोर्ट किए थे, और उसमें भी इनलैंड वाटरवे का हम लोगों ने सहयोग लिया था। यहां से आम भी बाहर गए थे, अमरूद गए थे, ड्रैगन फ्रूट का भी उत्पादन हमारे यहां के उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने प्रारंभ किया था। ये सभी सुविधाएं प्राप्त होने का आज परिणाम हम सबके सामने है, और मेरा मानना है कि अगर पहले ऐसा नहीं कि जल परिवहन की सुविधा पहले लोग न लेते रहे हों। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हां, संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में शारदा स्वर संगम फिल्म प्रोडक्शन और साथ ही
हमारो पहाड़ उत्तराखंड सामाजिक संगठन की तरफ से आवाज सुनो पहाड़ों की कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, तो वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के युवा उभरते कलाकारों की आवाज जो है पूरे भारत में पहुंच पाएगी और आज के समय में हमारे उत्तराखंड के कलाकार अपनी कला के माध्यम से पूरे देश में अपनी अलग पहचान भी बना रहे हैं। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लोगों की मेहनत और उसके प्रति ईमानदारी उन्हें जो है सफलता की ओर ले जाती है। हम सब में प्रतिभा किसी न किसी रूप में होती है, बस हमें उसे पहचान कर निखारने की आवश्यकता होती है। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कदम है और छुपी कलाओं और हुनर को देश विदेश के सामने लाने की, हमारी संस्कृति को आज के युवाओं में जीवित रखने के लिए हमने एगाज जैसे लोक पर्व का अवकाश भी घोषित किया, जिससे पूरे प्रदेश जो है हर कोई इस पर्व को मना सके और हमारी संस्कृति विज्ञान पर आधारित है। आगे सीएम धामी ने कहा कि आज के समय में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज और रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पूर्वज वो कार्य सदियों से करते आ रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति विज्ञान पर आधारित है, इससे कोई झुठला नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव भी है, उन्होंने उत्तराखंड को स्वर्ग की संज्ञा दी है। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रामनगर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और इस दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने की बात उन्होंने कही। तो वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह पारदिशा से जो है काम करती आ रही है। तो वहीं उन्होंने दिल्ली में हुई उत्तराखंड की बेटी किरण की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर बोलते हुए कहा कि वो न्यायालय के निर्देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यायालय ने जो निर्णय सुना है उसको लेकर वो आहत है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की और वे इस मामले में शीघ्र सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की याचिका दायर करने वाले हैं। राजधानी घोषित नहीं है, लेकिन राजधानी में जो काम होते हैं वो सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। वो देहरादून से संचालित हो रहे हैं, काम में कहीं कोई बाधा नहीं है। ये सवाल जरूर है आपका और सवाल जायज़ भी है, इसका भी निवारण होना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास। तो वहीं भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद धाम में पहली बार बर्फबारी अब शुरू हो गई है। धाम में बर्फबारी शुरू होते ही निचले क्षेत्रों में शीतलहर चलना प्रारंभ हो चुकी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से तापमान में निरंतर गिरावट भी दर्ज की गई। बर्फबारी होने से जो है पुनः निर्माण के कार्य प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। धाम में वर्तमान समय में पुनर्निर्माण के कार्य प्रगति पर है और बर्फबारी हो जाने से हेलीपैड पर पड़ी बर्फ को मशीनों के द्वारा निकाला जा रहा है। आपको बताएं कि केदारनाथ धाम में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी पहले ही तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही कार्यदायी संस्थानों के मजदूर धाम में हो रहे बर्फबारी को हटाकर जो है काम कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केदारनाथ धाम में आप देखिए कि बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है और अब तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ लगा दिए गए, क्योंकि आपको याद होगा कि
केदारनाथ धाम में हेलीपैड की जो सुविधा है वो शुरू कर दी गई है और जिस तरीके से बर्फबारी बढ़ती है तो हेलीपैड की सुविधाओं में भी जो है कहीं ना कहीं परेशानियां आती है, इसलिए वहां पर जो बर्फ हटाने का काम है वो भी अब शुरू कर दिया गया है। पुनर्निर्माण कार्य इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं बर्फबारी के कारण, इसलिए जो तमाम व्यवस्था है बर्फ हटाने की वो की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है और तमाम जो जवान हैं वो इस दौरान तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम जो है अपने आप में बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो उनका ये पसंदीदा इलाका है और जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में इस बार केदारनाथ धाम जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद हो गए, लेकिन आप केदारनाथ धाम का वो नज़ारा टीवी स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं। जो लोग केदारनाथ धाम अभी नहीं जा सकते, हम आपको वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। तो वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद पौड़ी जिले में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट की चर्चा में आने के बाद से प्रदेश भर में होटल रिजॉर्ट की जांच की मांग उठ गई है। इसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के पुलिस को उनके यहां मौजूद सभी होटल रिजॉर्ट और होम स्टे का सत्यापन करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश भर में होटल रिजॉर्ट और होम स्टे के सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने कई होटल रिजॉर्ट और होम स्टे का सत्यापन किया है। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर पुलिस एक्टिव और साथ ही आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 23 होटल होम स्टे और रिजॉर्ट को सील भी कर दिया गया है। आपको बताया कि अंकिता हत्याकांड के बाद से पौड़ी जिले में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के चर्चा में आने के बाद से प्रदेश भर के होटल रिजॉर्ट की जांच की मांग की जा रही थी। इसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के पुलिस को उनके यहां मौजूद सभी होटल रिजॉर्ट और होम स्टे का सत्यापन कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस हरकत में आई और उत्तराखंड पुलिस हर क्षेत्र में बने होटल रिजॉर्ट और होम स्टे का सत्यापन कर रही है। साथ ही इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर जो है सख्त कार्रवाई भी यहां उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में डेंगू और मलेरिया अपने पैर पसार रहा है। हर रोज मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू और मलेरिया ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों से अपील कर रहा है कि डेंगू और मलेरिया को बढ़ने से रोकने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि यह बीमारी से बचा जा सके। आपको बताएं कि हरिद्वार, भादराबाद और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए आमजन से अपील करते हुए हिदायत दी है कि अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें और किसी भी स्थान पर पानी जमा न होने दें। नगर स्वास्थ्य अधिकारी का यह कहना है कि क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लोगों में संक्रमण के काफ़ी जो केसेस है वो भी देखने को मिल रहे हैं और डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर दिन के समय काटते हैं, जिससे बचने के लिए हमें खुद और अपने बच्चों को पूरी तरह से जो है फुल बाजू के कपड़े पहनाने चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी पानी जमा होने ना दे। तो वहीं आंगनबाड़ी और साथ ही आशाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से बचा जा सके। प्रदेश में जो है डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए तमाम दिशा निर्देश भी अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे मानसून का सीज़न ख़त्म होता है, बरसात के बाद अक्सर डेंगू के केसेस बड़े देखे जाते हैं। तो इस बार भी ऐसे डेंगू केसेस कई अर्बन एरियाज़ में या पेरी अर्बन एरियाज़ में देखने को मिले हैं। तो इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आशाओं के माध्यम से घर घर में जाकर के लोगों को बताया जा रहा है कि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ़ सुथरे पानी में अपने घर में ही किसी
जगह पर, ऐसा नहीं है कि वो डेंगू का वायरस आपको बाहर नाले में या खुली जगह में मिलेगा, वो घर के अंदर ही किसी साफ पानी में। तो वहीं पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में पहले से लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी अनेकों मामले सामने आते रहे, लेकिन एक ऐसा मामला देवभूमि से प्रकाश में आया जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार और देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन अब एक और जिहाद, नशा जिहाद जो है उत्तराखंड में पनप रहा है। नशे के माध्यम से युवा पीढ़ी की बर्बादी हो रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि में पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद, लैंड जिहाद के मामले तो आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ों पर नशे का काला कारोबार का मामला भी सामने आने लगा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान जिहादी शानी आलम को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए जिहादी लंबे समय से नशे का कालाबाजारी करता था। बताया जा रहा है कि जिहादी शानी आलम पिछले करीब 1 साल से नशीले इंजेक्शन की तस्करी कर युवाओं को नशे का लत्ती बनाकर उनका जीवन बर्बाद कर रहा था। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी शानी आलम ने बताया कि उसके द्वारा यूपी उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र पहेड़ी से नशीले इंजेक्शन की खरीद कर किच्छा क्षेत्र में अवैध रूप से नशे का कारोबार किया जाता है। पुलिस के अनुसार 300 रुपए प्रति इंजेक्शन की खरीद करने के बाद आरोपी द्वारा 500 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से इंजेक्शन बेचकर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम भी किया जा रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं भी इस नशे को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। सीएम धामी ने दावा किया है कि 2025 तक उत्तराखंड पूरी तरह से नशा मुक्त होगा, जिसके लिए सीएम धामी ने पुलिस प्रशासन को आदेश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये संकल्प लिया है कि हम 2025 तक उत्तराखंड को पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त करेंगे, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड करेंगे। उन्होंने नशे को लेकर हर क्षेत्र में पुलिस विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए, जिसके तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से हमेशा क्षेत्र में नशेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की धरपकड़ कार्रवाई लगातार कर रही है और लगातार नशा तस्कर को पकड़ा जा रहा है। श्रीमान डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसओ पुलबट्टा द्वारा काफ़ी समय से नशे के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में शानी आलम को कल गिरफ्तार किया गया, जो बहेड़ी से इंजेक्शन लाता था, जिस 300 रुपये का इंजेक्शन लाता था, यहाँ 700 रुपये में बेचता था। 175 इंजेक्शन नशीले पकड़े गए हैं, जो जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, जो 2 दफ़े 4/25 और 1 दफ़े एनडीपीएस में जेल जा चुका है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर के कीछा थाना क्षेत्र में दबंगों की तरफ से गरीब किसानों की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला सामने आया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत किए जाने के बावजूद प्रशासन पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार के सभी लोग कीछा तहसील से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान पीड़ित परिवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है, उनकी भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी। मूल रूप से उत्तराखंड यूपी के सीमावर्ती ग्राम निवासी ठाकुरदास अपनी बूढ़ी मां और परिवार के साथ कीछा तहसील पहुंचा और पीड़ित किसान ठाकुरदास ने परिवार के साथ पोस्टर लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। गरीब किसान ठाकुरदास ने बताया कि कीछा थाने के अंतर्गत वीरू नगला में उनकी 40 बीघा पुश्तैनी जमीन है, जो कि खसरा, खतौनी और दस्तावेजों में उनके नाम से दर्ज है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान सीमाएं सील होने के चलते वे लोग अपनी जमीन की देखभाल करने के लिए उत्तराखंड नहीं आ पाए थे
और इस दौरान दबंगों ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए खेती करनी शुरू कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उन्हें अपने ही खेत में आने से जो है मना कर दिया और साथ ही जान से मारने की धमकी भी वो देने लगे। तो वहीं पीड़ित परिवार का यह कहना है कि पिछले 1 साल से लगातार प्रशासन को लिखित शिकायत देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहा है। तो वहीं पीड़ित किसान की कीछा तहसील में भूख हड़ताल पर बैठे जाने का मामला क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। हमारा ये ज़मीन का मामला है, जेठानी जी है, पति जी है, हमारे सासू माँ, बच्चे भी हमारे साथ में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहीं बैठे रहिए। तो दबंगों ने कब्जा कर लिया ज़मीन पे आपकी? दबंगों ने कब्जा कर लिया है ज़मीन पे हमारी। कब्जा नहीं छोड़ रहे वो? नहीं, कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, मारने की धमकी देते हैं। क्या कहते हैं, वहाँ जाओगे तो मार दे जाओगे। तो ज़मीन पे नहीं जा पा रहे हो आप लोग? ना, ज़मीन पे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा आपकी? ये बोल रहा है ये कोर्ट में डालो, इसे कोर्ट में करो। बुजुर्गों की ज़मीन है, मेरे बाप दादा की यहाँ की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन। हाँ, ये मुस्तैदी हमारे पुरखों की ज़मीन है। कहाँ पे? यही बीरू नंगला में। अच्छा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बलजिंदर, सुरजीत, जगदीश, इन लोगों ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है कोविड से। अच्छा। हाँ, कोविड से हमें आने नहीं दिया यहाँ पर बॉर्डर पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कहते हैं, कोर्ट में मुकदमा करो, हमारी चीज़ हम ही मुकदमा करेंगे। मतलब तो कितना टाइम हो गया कब्जा किए? लगभग 2-2.5 साल? 2 साल हो गया। अच्छा, तो आपने पहले शिकायत करी थी यहाँ पे? हमें 1 साल हो गया, प्रार्थना पत्र दे दिया, आज तक हमें यहाँ पे कभी भी कोई भी आश्वासन नहीं दिया किसी भी अधिकारी ने। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। तो यहाँ पे आप भूख हड़ताल पे बैठे हो? हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे। ज़मीन मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको कब्जा हटाया जाए उसका। हाँ। आपको ज़मीन मिले? हाँ। तो क्या हुई, आपकी बात हुई थी एसडीएम साहब से, क्या कह रहे हैं वो कह रहा है मुकदमा करो, कोर्ट पर जा। भूख हड़ताल की परमिशन पे साइन भी नहीं किए एसडीएम साहब ने। परमिशन मिल गई यहाँ पे बैठने की? परमिशन पे साइन नहीं किए एसडीएम साहब ने, ना ही तो तहसीलदार ने। मतलब परमिशन नहीं मिली? नहीं। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे। तो वहीं उत्तराखंड की कीछा में पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताएं कि पुलभट्टा थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हुए एक आरोपी को अवैध तमंचे और साथ ही कारतूस के साथ अब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज है। आपको बताएं कि हल्द्वानी में शराफा व्यापारी पर फायरिंग और काशीपुर में शराफा व्यापारियों से रंगदारी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान बदमाशों और पुलिस की आमने सामने मुठभेड़ हो गई थी। तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बाजपुर निवासी गुरदीप सिंह घायल हो गया था, जबकि मौके से फरार हुए एक आरोपी देवेंद्र सिंह को सितारगंज क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए थे। तो वहीं पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध तमंचा और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल अब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। ये जो दिनांक 3 नवंबर को पुलिस पार्टी पर फायर खोला गया था कुछ बदमाशों के द्वारा, और जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें एक व्यक्ति के पैर पर भी गोली लगी थी। उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है और ये कुख्यात बदमाश है। इस पे पूर्व में भी 6 मुकदमे इस पे पूर्व में भी दर्ज हैं और बरामदगी के दौरान इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा और 4 कारतूस मिले हैं। और वो जो मोटरसाइकिल है उसकी बाकी किस घटना में क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस अरेस्टिंग से डेफिनेटली जो क्षेत्र में अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और लगातार भी अभियान जारी रहेगा। उसमें और भी अभियुक्त शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास। तो वहीं लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभाग की ताड़ा रेंज के क्षेत्र अंतर्गत साप पठानी खट्टा में
खट्टा वासियों से अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित खट्टा वासियों की ओर से वन क्षेत्राधिकारी को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें वन वीट अधिकारी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। तो वहीं पत्र भेजने के बारे में वन क्षेत्राधिकारी को जानकारी ही नहीं थी। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपित वन वीट अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। आपको बताएं कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में तैनात वन वीट अधिकारी लक्ष्मी कांकी पर खट्टा वासियों ने प्रताड़ित करने और साथ ही उनसे अवैध वसूली का आरोप भी लगाया, जिस पर उन्होंने वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप अजगोला को लिखित शिकायत पत्र भेजकर जांच कर कार्रवाई का आग्रह किया है। इधर अवैध के मामले में कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है। तो 1000 रुपये लेते थे। जिस समय जो आए हैं ये बेटाइम में उगाया है वो 2500 रुपया लेके गई है। फौजदार बीट फौजदार जो बड़ा माना जाता है, महिला है ना, मुझे नाम पता नहीं है। मुझे कांताराम, वो ये कह रहे थे कि मतलब ये है वो जमा करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, वो यही बोल रहे थे। हमेशा यही हुई, फिर मतलब ये हर समय ये बिना चराई के हैं करके हमें मतलब ये दबाव। तो वहीं पंतनगर पालिका प्रशासन की तरफ से कराए जा रहे कार्यों पर सफाई मजदूर और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पालिका प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। आपको बताएं कि बीते साल जो है कीछा के तत्कालीन विधायक राजेश शुक्ला के प्रयासों से धामी सरकार ने पंतनगर नगला को नगर पालिका बनाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए नगला नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति भी करा दी गई, जिसको देखरेख के लिए जो है क्षेत्र में सफाई कर्मचारी की भर्ती और साथ ही अन्य कार्यों जो है किए जा रहे थे। तो वहीं नगर पालिका में शामिल क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था के आउटसोर्स पर पर्यावरण मित्रों और अन्य पदों पर भर्ती भी की गई है, लेकिन सफाई मजदूर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं नई सांसद भवन नामांकन समिति उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक श्रीकांत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से नई संसद भवन का नाम रखने को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए समिति के प्रदेश संयोजक श्रीकांत ने बताया कि नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद के भवन के नाम पर रखने से उन्हें देशवासियों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जो बाबा साहब ने दिया है अपने भारत को, उसके आगे तो नई संसद भवन डॉक्टर BR अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस नाम रखा जाना भी बहुत छोटी बात है। इतना ही नहीं, प्रदेश संयोजक ने कहा कि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार द्वारा विधानसभा में नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन पर रखे जाने पर प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी तरीके से उत्तराखंड सरकार पर भी अपने विधानसभा पटल पर रखकर ये प्रस्ताव पारित करने का काम करे। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।